1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो आपके जहन में उसका नक्शा क्या आता है? पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान और बंगाल, यही ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का एक हिस्सा ऐसा भी था जो समंदर के रास्ते कराची से तो सिर्फ 300 किलोमीटर दूर था, मगर उसका ज़मीनी रास्ता मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान के बीच से गुजरता था। एक रियासत जिसके नवाब ने 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन इंडिया आज़ाद हो रहा था, ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का ऐलान किया था। एक रियासत जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बन गई थी, मगर सिर्फ 87 दिनों के लिए। ये कहानी है जूनागढ़ की, पाकिस्तान की एक गुमशुदा रियासत जिसे तारीख के पन्नों से जैसे नोच कर मिटा दिया गया। आखिर इन 87 दिनों में क्या हुआ? एक कानूनी इल्हाक को फौजी कब्जे में कैसे बदला गया? पाकिस्तान ने अपनी इस रियासत के लिए क्या किया? और जूनागढ़ की इस कहानी का वो सच क्या है जिसे आज भी छुपाया जाता है? 1947 में हिंदुस्तान की 565 रियासतों में से एक रियासत थी जूनागढ़। गुजरात के काठियावाड़ के इलाके में वाक़ई ये एक खुशहाल रियासत थी। ये रियासत सिर्फ अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीन की वजह से मशहूर नहीं थी, बल्कि इसके पास वेरावल जैसी इम्पॉर्टेंट बंदरगाह भी थी, जिसका समंदरी रास्ता सीधा कराची से मिलता था। लेकिन इस रियासत को दो बड़े चैलेंजेस का सामना था। पहला चैलेंज था जोग्राफिकल चैलेंज। जूनागढ़ चारों तरफ से ऐसी रियासतों से घिरा हुआ था जिन्होंने इंडिया के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया था। उसका पाकिस्तान से कोई ज़मीनी रास्ता नहीं था। और दूसरा चैलेंज था डेमोग्राफिक चैलेंज। जूनागढ़ की 80% आबादी हिंदू थी, लेकिन उसका हुक्मरान एक मुसलमान नवाब था, नवाब महबत खान। जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर गए तो 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत हर रियासत को फैसला करना था कि उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, हिंदुस्तान का, या आज़ाद रहना है। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान को चुना। उनका मानना था कि रियासत की इकॉनमी समंदरी रास्ते पर चलती है और वो रास्ता उन्हें पाकिस्तान से जोड़े रखने के लिए काफ़ी है। इस फैसले में उनके दीवान यानी प्राइम मिनिस्टर सर शाह नवाज भुट्टो, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद थे, उनका भी इम्पोर्टेंट किरदार था। 15 अगस्त 1947, जिस दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हुए, उसी दिन नवाब महबत खान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करके जूनागढ़ का इल्हाक पाकिस्तान से कर दिया। एक महीने की कानूनी कार्रवाई के बाद 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने जूनागढ़ के इस इल्हाक को ऑफिशियली कबूल कर लिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसे गैजेट में नोटिफाई किया। कायदे-आज़म ने नवाब को मुबारकबाद का पैगाम भेजा। जूनागढ़ में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया और रियासत में जश्न मनाया गया। कानूनी तौर पर अब जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन दिल्ली में बैठे लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार पटेल इस फैसले को कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं थे। उनके नज़दीक ये इल्हाक जोग्राफिकल एब्सर्डिटी यानी एक इलॉजिकल फैसला था, क्योंकि जाहिर है कि 300 किलोमीटर का समंदरी रास्ता तो कोई रास्ता ही नहीं होता ना। और यहीं से शुरू हुई तारीख की वो सियासी कशमकश जिसने इस रियासत का मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदल दिया। हिंदुस्तान के लिए जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक एक बहुत बड़ा झटका था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हिंदुस्तानी रियासतों को इल्हाक करने के रिस्पॉन्सिबल थे, उनके लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने इसे हिंदुस्तान के दिल में खंजर करार दिया, क्योंकि ये उनकी यूनाइटेड इंडिया की आइडियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ था। इंडिया ने फौरी तौर पर जूनागढ़ के इल्हाक को रिजेक्ट कर दिया। उनका मानना था कि नवाब को ये फैसला करने का हक नहीं था। उन्होंने इसके लिए दो आर्गुमेंट्स दिए। पहला ये कि जूनागढ़ में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, इसलिए इस रियासत को हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में शामिल होना चाहिए। और दूसरा ये कि ये रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तान में घिरी हुई है। पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया गया, लेकिन जब सियासी दबाव से बात नहीं बनी तो इंडिया ने एक और दांव खेला। उन्होंने जूनागढ़ के शहरियों पर मुश्तमिल एक अर्जी हुकूमत यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट तश्कील दी। यह हुकूमत जूनागढ़ के अंदर नहीं बल्कि इंडिया के शहर राजकोट में बनाई गई, जिसका लीडर श्यामल दास गांधी को बनाया गया, जो महात्मा गांधी के भतीजे थे। इस अर्जी हुकूमत का सिर्फ एक ही मकसद था, जूनागढ़ में बगावत पैदा करना और रियासत के अंदर इंतशार फैलाना। उन्होंने रेडियो जूनागढ़ के नाम से प्रोपेगेंडा ब्रॉडकास्ट शुरू की, लेकिन असल खतरा अभी आना बाकी था। सितंबर 1947 के आखिर तक हिंदुस्तान ने जूनागढ़ की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी। रियासत को जाने वाले तमाम ज़मीनी रास्ते बंद कर दिए गए, ट्रेन सर्विस रोक दी गई, पोस्ट और टेलीग्राफ के तार काट दिए गए और बैंकिंग ऑपरेशंस रोक दिए गए।
जूनागढ़ की ज़रूरी चीज़ें जैसे कि खुराक, फ्यूल और दवाएं रियासत के अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी। रियासत की इकॉनमी तबाह होने लगी। हिंदुस्तान का मकसद साफ था कि रियासत के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए कि नवाब खुद घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। इसी नाकाबंदी के दौरान अर्जी हुकूमत के हथियारबंद दस्तों ने हिंदुस्तानी बॉर्डर से जूनागढ़ के छोटे इलाकों पर हमले करना और कब्जे करना शुरू कर दिया। रियासत के अंदर हालात तेजी से खराब हो रहे थे। अमन और अमान की सूरत हाल बिगड़ चुकी थी। नवाब महमद खान ने पाकिस्तान से फौरी मदद की अपील की। उन्होंने कायदे आज़म को पैगाम भेजा, लेकिन जूनागढ़ से ज़मीनी रास्ता न होने की वजह से पाकिस्तान का मिलिट्री मदद पहुंचाना लगभग नामुमकिन था। पाकिस्तान, जो खुद अभी नया नया बना था, अपनी फ़ौज को ऑर्गेनाइज कर रहा था और लाखों रेफ्यूजीज़ को संभाल रहा था, अपनी इस दूर दराज रियासत की मदद को ना पहुंच सका। जूनागढ़ अब तन्हा रह गया था। अक्टूबर 1947 का महीना, जूनागढ़ की रियासत घुटने टेक रही थी। नाकाबंदी ने रियासत को मौशी तौर पर पूरी तरह तबाह कर दिया था। हुकूमत का खजाना खाली हो रहा था और सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे, और अर्जी हुकूमत के हमले भी बढ़ते जा रहे थे। नवाब महमद खान को एहसास हो चुका था कि पाकिस्तान से कोई फौरी मिलिट्री मदद नहीं पहुंच सकती। रियासत के हालात उनके काबू से बाहर हो चुके थे। उन पर हिंदुस्तान की तरफ से जान का खतरा भी बढ़ रहा था। 26 अक्टूबर को नवाब महमद खान ने एक दिल गिरफ्ता फैसला किया। उन्होंने अपने खानदान और अपने मशहूर कुत्तों के साथ जूनागढ़ को हमेशा के लिए छोड़ दिया। ऐसा सुनने में आता है कि वो रियासती खजाने का एक बड़ा हिस्सा भी अपने साथ ले गए थे। वो समंदर के रास्ते कराची पहुंच गए इस उम्मीद पर कि वो पाकिस्तान से मदद हासिल कर सकेंगे। नवाब के जाते ही जूनागढ़ लावारिस हो गया। रियासत का इंतज़ाम पूरी तरह से टूट फूट का शिकार हो चुका था, और इसी मौके का हिंदुस्तान को इंतज़ार था। और यहाँ पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। नवाब ने जाते वक्त रियासत का चार्ज अपने दीवान सर शाहनवाज भुट्टो के हवाले कर दिया था, मगर भुट्टो के पास ना फौज थी ना पैसा। रियासत के अंदर लूट मार शुरू होने का खतरा था। सर शाहनवाज भुट्टो ने पहले पाकिस्तान से राब्ता किया, लेकिन कोई फौरी मदद ना मिल सकी। फिर रियासत को मुकम्मल तबाही और खून खराबे से बचाने के लिए 8 नवंबर 1947 को उन्होंने तारीख का सबसे मुतनाज़ ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने जूनागढ़ की रियासत को वक्ती तौर पर हिंदुस्तानी हुकूमत के हवाले करने की दावत दी, ताकि अमन व अमान कायम किया जा सके। हिंदुस्तान को जैसे इसी दावतनामे का इंतज़ार था। अगले ही दिन 9 नवंबर 1947 हिंदुस्तानी फ़ौज की टुकड़ियाँ जूनागढ़ में दाखिल हो गईं और रियासत का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। सिर्फ 87 दिनों के बाद जूनागढ़ से पाकिस्तान का परचम उतार दिया गया। इस फौजी कब्जे को कानूनी शक्ल देने के लिए 4 महीने बाद फरवरी 1948 में एक रेफरेंडम यानी प्लेबिसाइट कराया गया, लेकिन ये रेफरेंडम हिंदुस्तानी फौज के साए तले हुआ, जिसे पाकिस्तान ने हमेशा एक ढोंग और गैर कानूनी करार दिया है। रिपोर्टेड रिजल्ट्स के मुताबिक 99% से ज़्यादा लोगों ने इंडिया के हक में वोट दिया, एक ऐसी रियासत में जहां नवाब ने आज़ादी से पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। पाकिस्तान ने इस मामले को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया, जहां ये केस आज भी ऑफिशियल तौर पर पेंडिंग है। आज 70 साल से ज़्यादा गुजरने के बावजूद जूनागढ़ का ये डिस्प्यूट जिंदा है। अगस्त 2020 में पाकिस्तान ने अपना नया ऑफिशियल मैप जारी किया, जिसमें आज भी जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाता है। एक ऐसी रियासत जो कानूनी तौर पर हमारी थी, मगर अब तारीख के पन्नों में कहीं गुम हो चुकी है। नवाब महमद खान का इंतकाल 1959 में कराची में हुआ। उनका ख़ानदान आज भी कराची में रहता है और जूनागढ़ के नवाब के टाइटल को बरकरार रखे हुए है, एक ऐसी रियासत पर जिस पर उनका अब कोई इख्तियार नहीं। कानून और कागज़ की रूह से जूनागढ़ 87 दिनों तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा, लेकिन ज़मीन पर ताकत ने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रियासतें सिर्फ दस्तखत से नहीं, बल्कि उन्हें डिफेंड करने की ताकत से बनती और बचती हैं। इस कहानी का सबसे हिला देने वाला हिस्सा कौन सा था? नवाब का इल्हाक, हिंदुस्तान की नाकाबंदी या पाकिस्तान की खामोशी? इसका फैसला अब आप करें, क्योंकि हर कहानी तारीख का एक सबक है।